पिछले चैप्टर में जब हम लोग सीआरपीसी का चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे, सीआरपीसी में चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, तो इसमें हम लोग 41 सेक्शन, 41 के अलावा इसके जो जितने भी सब क्लॉज थे बी ए सी डी ई एफ जी एच आई, इसका 2 हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। और पिछले वीडियो में बात की थी कि जब 41 से लेके कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट इसमें 46 तक, 41 टू 46 कवर करें, क्योंकि सीआरपीसी जब आप पढ़ोगे तो इतना ब्रॉड, ये खुद में ही सीआरपीसी है, इसका हर एक जो सेक्शन है वेयर एक्ट का वो काफ़ी ब्रॉड है। इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो मीनिंग है बहुत ब्रॉड है। अगर हम जल्दी जल्दी में चलेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ छूट जाएंगे, इसलिए हम एक एक चीज़ को चाह रहे हैं कि कवर करते चलें। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पिछले बार हम लोग डिस्कस किए थे 41, अभी हम लोग 41 ये डिस्कस करेंगे। 41 में क्या है, नोटिस, देखिए नोटिस ऑफ अफियरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, नोटिस ऑफ अफियरेंस, अपीयरेंस होने का नोटिस किसके सामने, पुलिस के सामने। 41 ये वही बोलता है कि नोटिस ऑफ अफियरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। आप लोग अपना वेयर एक्ट खोल लीजिएगा, और जैसे कि कुछ कुछ जो बातें होते हैं वो जो आप याद नहीं कर पाओगे, जैसे ये सब जो स्पेस होता है इस समय लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कि 41 में जो बोल रहा है कि जो नोटिस अफियरेंस का दिया जाएगा किसके सामने आने के लिए, पुलिस ऑफिसर के सामने आने के लिए। तो देखिए क्या बोलता है, इस सेक्शन को पढ़ते हैं, आप लोग भी अपना अपना वेयर एक्ट खोल लीजिए। द पुलिस ऑफिसर शैल, द पुलिस ऑफिसर शैल in all case where the arrest of a person is not required under the provision of subsection 1 of section 41। हम लोग 41 जो सब सेक्शन 1 में देखे थे कि जो क्या प्रोविज़न था अरेस्ट करने का और क्या नहीं था, तो वही बोल रहा है कि द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि प्रोविज़न ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 में। क्या बोलता है कि जिसमें गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है तो क्या करेगा, ये तो नहीं है ना कि गिरफ्तार करने का जरूरी नहीं है तो उसे छोड़ देगा। अब इसका आगे देखिए, इशू अ नोटिस, एक नोटिस इशू करेगा, उस नोटिस में क्या रहेगा, डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड। एक नोटिस डायरेक्ट करेगा उस पर्सन को, किसको करेगा, जिसके खिलाफ पुलिस के पास ऑलरेडी कंप्लेंट बनाया जा चुका है या आ गया है, या अगर कंप्लेंट नहीं आया तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, एक मतलब ऐसी सूचना जिस भरोसेमंद या भरोसे करने लायक सूचना पुलिस के पास आ गया है। देखिए क्या है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। अच्छा, अगर, और ये देखिए, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या पुलिस को ऐसा रीजनेबल ग्राउंड मिलता है, या पुलिस को ऐसा लगता है कि इन्होंने ये किया है, क्या है देखिए, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ बीन कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। वो बोलेगा कि देखिए आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट है। दूसरा क्या है, अगर कंप्लेंट, पहला तो बोलता है कि आपके खिलाफ मेरे पास कंप्लेंट है, कंप्लेंट भी चलो मान लेते। दूसरा क्या है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, ये भी नहीं है तो आप पे हमें शक है कि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो इसके रिगार्डिंग वो नोटिस देगा कि मेरे सामने आकर आप अपीयर होइए। यदि कोई जगह में अगर बदलाव होगा कि ये जगह पे अपीयर नहीं होना, तो कोई जिस जगह पे अपीयर होना होगा उसका पूरा डिटेल्स नोटिस के अंदर लिखा हुआ होगा प्रॉपर वे में। अच्छा, दूसरा पे आइए, दूसरा क्या बोलता है, व्हेन सच नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू कंप्ले विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। अब ये नहीं कह सकते, जैसे पुलिस आप लोगों को नोटिस भेजा या किसी को नोटिस भेजा, मान लीजिए पुलिस एक व्यक्ति को, एक पर्सन है, पर्सन को नोटिस भेजा, क्या भेजा, नोटिस भेजा, चलिए किसको भेजा, पुलिस, एक पर्सन को पुलिस नोटिस भेजा, नोटिस,
अब नोटिस में उन्होंने लिख दिया कि आपको आना है, कोई पता है यहाँ आपको आना है, जो एड्रेस है यहाँ आपको आना है। तो ये जो पर्सन है, ये व्यक्ति है, ये नहीं कह सकता कि आप जो नोटिस में जो जगह बताए हो या जो टाइम दिए हो, इस टाइम पे तो हम अवेलेबल नहीं है, इस टाइम या इस एड्रेस पे तो हम आ नहीं सकते। नहीं, ये आप नहीं कह सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, ये व्यक्ति का जिम्मेवारी है, ड्यूटी है टू दैट पर्सन टू कंप्ले, माने विद द टर्म ऑफ द नोटिस, जो उस नोटिस का जो टर्म या जो कंडीशन लगाया गया है उसको वो माने। अब आइए सब सेक्शन 3, थोड़ा जल्दी जल्दी, जैसे हम चाह रहे थे कि इलस्ट्रेशन दे करके पूरा मतलब है जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करें, पर क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर आप लोग बोलोगे कि बहुत इतना लंबा लंबा वीडियो है, और हम इसको क्रैश कोर्स की तरह वे में लेके चल रहे हैं कि इसको ख़त्म करें, इसके बाद फिर जो एविडेंस होगा या फिर CPC IPC जो आप लोग बोलोगे उसको शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे भी कोर्ट जाना होता है और जब भी टाइम मिलता है तो हम कुछ ना कुछ वीडियो सोचते हैं कि बना दें। ऐसा इसलिए कि जब हम भी कॉलेज टाइम में थे तो हम सोचते थे कि ऐसा एक वीडियो मिल जाए जो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हो, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो पहली बार जो मतलब एंट्री करते हैं लॉ में, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास कई लोग होते हैं कोचिंग नहीं जा पाते हैं, या कई लोग को जो कॉलेज में कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मतलब 100-120 लोगों का एक बैच होता है और 120 लोगों को ध्यान देना होता है। तो हम भी यूट्यूब पे ही पढ़ते थे, या फिर कहीं ऐसा कोई मटेरियल मिल जाए जहाँ अगर कॉलेज में नहीं समझ में आए तो पढ़ते थे। तो वही सोच के हम मतलब वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग आएंगे सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 3 बोलता है, वेयर सच पर्सन कंप्लाई एंड कंटिन्यू टू कंप्ले विद द नोटिस, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस referred to the notice unless for a reason to be recorded the police officer is of opinion that he ought to be arrested। देखिए ये जो आप पढ़ते हो ना हर जगह, जैसे यही है जो कई जगह बोला जाता है कि पुलिस तो कुछ भी कर सकता है। देखिए पूरा सेक्शन पढ़िए, ये जो लाइन है ना पूरा सेक्शन का मतलब बदल देता है। देखिए क्या बोल रहा है, वेयर सच पर्सन कंप्लाई एंड कंटिन्यू टू कंप्ले विद द नोटिस, यदि कोई व्यक्ति जो नोटिस में जो कंडीशन दिया गया उसको पालन करता है, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये नहीं है कि मान लो कि आपको नोटिस भेजा, कोई पुलिस वाला किसी पर्सन को नोटिस भेजा कि आपने फला फला कंप्लेंट आपके पास है, आप इस जगह पे अपीयर होइए। अब जगह में जब आप आ रहे हो और किसी का मर्डर कर दिए, किसी का ग्रीवियस हर्ट कर दिए, तो ये नहीं है कि ये जो ऑफेंस किया तो आप बोलोगे भैया हम तो जो कि देखो नोटिस आप दिए थे, हम आ रहे थे और इसमें लिखा हुआ भी है कि नोटिस को कंप्लेन करने के दौरान आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नहीं, ये सेपरेट ऑफेंस हो गया। ये बात कर रहा है वही ऑफेंस का जिसके बारे में आपको नोटिस भेजा गया है। तो वही बोल रहा है कि वेयर सच पर्सन कंप्लाइज टू कंटिन्यू टू कंप्लेन विद द नोटिस, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस रेफर टू द नोटिस, जो उसमें रेफर नोटिस दिया गया है उसकी। देखिए अब यहाँ पे क्या बोलता है, ये देखिए, he shall not be arrested in respect of the offense। इसके बाद देखिए refer to a notice unless for reason to be recorded the police officer is of that opinion that he ought to be arrested। यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए तो अरेस्ट करेगा। पूरा सेक्शन में बोल रहा है कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता, फिर यहाँ से देखिए डालता है अनलेस। यही होता है, मतलब बोला जाता है कि पुलिस का इतना पावर क्यों है। अब सब सेक्शन 4 में आइए, वेयर सच पर्सन at any time fails to comply with the term of a notice or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by competent court in his behalf, arrest him for the offense mentioned in the notice। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें यह बोल रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति है, किसी समय जो कंडीशन दिया गया था नोटिस का, उसको अब इच्छा नहीं है कि मतलब पुलिस को लगता है कि इसका इच्छा नहीं है इसका पालन करने का, ठीक है, तो उसको क्या करेगा पुलिस, मतलब कोर्ट में उसके बिहाफ पे कोई ऑर्डर पास करवा लेगा या फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। ये सिंपल सा, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना वाना। 41B, अब 41B क्या बोलता है, 41
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे इसको बाद में जो ये है देखिए 41B, तो जो 41B है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसको बाद में ऐड किया गया है, ये सेक्शन इसको अमेंड करके क्या था कि पुलिस वाले इतने मतलब अपने पावर का दुरुपयोग करने लगे थे, इतना ज़्यादा पावर का वो मिसयूज़ करने लगे थे कि इसको एक प्रोसीजर मतलब कोर्ट के कई बार कोर्ट बोला, फिर उसके बाद सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा। देखिए इसमें क्या बोलता है 41B में, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अरेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा और पुलिस का क्या ड्यूटी होगा अरेस्ट करते समय, ये 41B बोलता है। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, प्रत्येक पुलिस वाले जब किसी को अरेस्ट करेगा तो क्या करेगा, ये देखिए अब आया है 41B का इसका सबसेक्शन 1 देखिए, बियर एंड एक्यूरेट, ये देखिए बियर एंड एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन, एक बिल्कुल क्लियर आईडी कार्ड पहना हुआ रहेगा और उस आईडी कार्ड पे ऑफ उनका क्या रहेगा, नेम, विच विल बी फैसिलेट इजी टू आइडेंटिफिकेशन। ये नहीं है कि हम गए मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको अरेस्ट करना था, अब सादे कपड़े में गए मतलब सिविल ड्रेस जिसको बोलते हैं, अब भैया आप उसको अरेस्ट कर रहे हो तो आप पे वो हमला भी कर सकता है, मार भी कर सकता है, उसको थोड़ी ना पता है कि आप पुलिस वाले हो। पुलिस वाले बन के जान मतलब जाओगे पुलिस वाले उसको अरेस्ट करने तो पुलिस वाले बन के जाना भी तो होगा, प्रॉपर आईडी कार्ड हो या फिर जो वर्दी में उन लोगों का नाम वगैरह लिखा रहता है, पोस्ट वगैरह लिखा रहता है, तो वही बोल रहा है कि पहनना होगा। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है अभी, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, बी में बोल रहा है कि उनको अरेस्ट करने के पहले एक मेमोरेंडम तैयार करना होगा जो क्या बोलेगा, अरेस्ट अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कभी कभी क्या होता है पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है और मतलब जो वहाँ पे अगर कोई है अवेलेबल तो उससे साइन करवाता है। अब जैसे कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस होगा तो आप देखना साइन करवाता है, क्यों करवाता है, क्योंकि कोर्ट इसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप भाई अरेस्ट किए हो, क्या किए हो, कि कैसे उठा ले आए हो। और कभी कभी पुलिस वाले क्या होता है मतलब गलत तरीके से क्या करते हैं वो लोग कि वो साइन नहीं करवा पाते हैं, साइन नहीं करवा पाते हैं तो पता है क्या करते हैं, जब उसके कोई परिजन कोई फैमिली वाले मिलने जाओगे आप पुलिस स्टेशन में मिलने जाओगे तो वहीं पे जो पेपर होता है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट का जो पेपर होता है वहाँ पे आपसे क्या कोई मेंबर से साइन करवा लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। साइन ये जो वर्ड आप लोग मतलब जब कोर्ट जाना शुरू करोगे, नहीं भी तो आप मतलब कोई जुडिशियरी की भी तैयारी करते हो या जो भी करते हो तो इस चीज़ पे आप मतलब नोटिस करना, सेल और मेक बहुत बड़ा रोल होता है भाई, बहुत बड़ा, खास करके आर्गूमेंट में जब हम लोग ये सब कोर्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा उस मेमोरेंडम में क्या क्या रहेगा, एटलीस्ट 1 विटनेस हु इज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। देखिए क्या बोल रहा है, जो साइन होगा विटनेस का वो उसका फैमिली मेंबर का होगा, और फिर पर्सन अरेस्टेड और इज और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। अब कई बार ये होता है कि जहाँ अरेस्ट किया गया वहाँ उनके फैमिली वाले नहीं रहते हैं, तो वहाँ के जो कोई सोसाइटी के लोग होते हैं या गांव के जो लोग होते हैं, कस्बे के जो लोग होते हैं, उनसे साइन करवाते हैं। थर्ड क्या है, काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उससे काउंटर साइन कर, देख भाई मतलब इसमें लॉजिक है कि बोलता है कि देख भाई ये साइन किया है, इसको तू आइडेंटिफाई कर कि हाँ भाई मेरे सामने ये साइन किया गया है। उसके बाद आप आइए सी बहुत ये भी, ये देखिए इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest। उसके पास ये राइट है कि जब वो अरेस्ट होता है तो किसी अपने दोस्त को या किसी फैमिली वालों को इन्फॉर्म करे कि हाँ भैया मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, ये ऑफेंस के एलिगेशन पे, या फिर उन्हें शक है या फिर उन्हें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिला था, तो पुलिस वालों को उन्हें एक कॉल करने के लिए या फिर जो मतलब जैसे भी उनको इन्फॉर्मेशन देना ही होगा। 41C इसको देखिए, कंट्रोल रूम एट
डिस्ट्रिक्ट्स, एक कंट्रोल रूम होगा। इसमें क्या, इसके कारण भी आप जब इसको पूरा आप सेक्शन रीड करोगे तो समझ में आएगा। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम, हर स्टेट गवर्नमेंट एक पुलिस एस्टेब्लिश कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करेगा, बनाएगा। बनाएगा तो कहाँ बनाएगा? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और दूसरा एट स्टेट लेवल, दो लेवल पे बनाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जैसे मान लो एक स्टेट है तो ये इतने सारे इसका डिस्ट्रिक्ट है, तो हर लेवल पे एक बनाएगा। उसके बाद ये सब का एक हेड रहेगा स्टेट में, जो इन लोगों को कंट्रोल करेगा, इन लोगों को कंट्रोल करेगा। तो दो बनेगा। उसके बाद इसका क्लॉज 2 पढ़िए। द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट शैल cause to be displayed on the notice board, keep the outside the control room at every district, the name and address of a person arrested and name of the designation of the police officer who made the arrest। हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो वो होगा डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम होगा, उसके सामने चिपका दिया जाएगा एक नोटिस बोर्ड पे या फिर डिस्प्ले पे कि ये व्यक्ति को, भाई ये व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, इसको अरेस्ट करने वाले बी पुलिस वाले हैं, पूरा डिटेल्स चिपकाएगा। थर्ड क्या बोलता है? द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर एट द स्टेट लेवल शेल कलेक्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम डिटेल्स अबाउट द पर्सन अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस विथ विच दे आर चार्ज एंड मेंटेन द डाटाबेस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ जनरल पब्लिक। द स्टेट गवर्नमेंट का जो वो रहेगा हेडक्वार्टर, मतलब जो इसका, वो उसका क्या काम रहेगा? उसका काम रहेगा भाई कि तो जो ये बता, वो स्टेट वाले से पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट वाले से पूछेगा कि भाई तू किसको किसको अरेस्ट किया है, उस पर्सन के बारे में हमको बता, उसका नेचर ऑफ ऑफेंस बता, और बीच दे आर चार्ज आर मेंटेन इन अ डाटाबेस, वो सारे चार्ज को वो अपने डाटाबेस में मेंशन करेंगे। अब आइए 41D। ये देखिए, जो भी आप देख रहे हो ना 41 ABCD, ये सब मतलब उसको बाद में ऐड किया गया है। देखिए ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा, हमको थोड़ा जल्दी जल्दी समअप करना पड़ेगा। 41D बोलता है कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन। अब जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसके पास मतलब ये राइट है, अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति, किसी एडवोकेट को इंट्रोगेशन के दौरान वो मतलब अपने पास रख सकता है। इसमें डिटेल पढ़िए क्या बोलता है, डायरेक्ट रीड करिए। when any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during the interrogation throughout the interrogation। वही बोल रहा है कि उसके पास वही इंटाइटल है, उसके पास राइट है कि वो एडवोकेट रखे। अब जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, इसमें वो कोई खास नहीं है, बाकी तो मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है राइट्स के हिसाब से जो अरेस्ट होते हैं, अरेस्टी पर्सन के हिसाब से। भाई ये 42 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अच्छा, ये जो आप देख रहे होगे हम पहले ही बता दिए जब इंट्रोडक्शन दिए थे फर्स्ट वीडियो में कि कॉजेज ऑफ अरेस्ट वगैरह, तो ये सब पहले ही हम बता दिए थे कि देखो ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर ले रहे हैं, तो आप लोग को समझ में बहुत ईजिली आ रहा होगा। तो अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, अगर कोई व्यक्ति अपना पता या नाम बताने से रिफ्यूज करता है तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट रीड कीजिए। व्हेन एनी पर्सन हु in the presence of a police officer has committed or has been accused to committing a non-cognizable offence, refuse on demand of a such police officer to give his name and residence, give name and residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order to his name and residence may be ascertained। वही बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस वाले को लगता है कि इन्होंने भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और वो अपना एड्रेस या नाम गलत बता रहा है, पुलिस वालों को लगता है या तो हाइड कर रहा है या गलत बता रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, तो उसे अरेस्ट कर सकता है। सिंपल है। सेकंड में आइए, when the true name and residence of a such person have been ascertained, he shall be released on his executing order with or without suit appear before the magistrate if so required। देखिए अब यही बोल रहा है कि जब उस पर्सन का जो रियल एड्रेस है, रियल नाम है, पता चल जाएगा तो उसे छोड़ सकता है पुलिस वाले बॉन्ड पे या बिना बाउंड के भी, और अगर ज़रूरत पड़ा कि मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना हो तो उन्हें ले जा सकता है
इफ सो रिक्वायर्ड, यदि जरूरत हो तो, ये जो देखिए लाइन जो दिया हुआ है कि इफ सो रिक्वायर्ड। चलिए इसका प्रोविजन प्रोवाइडेड एट, प्रोवाइड लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया द बॉन्ड शैल बी सेक्यूर्ड बाय द श्योरिटी। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति इंडिया का नहीं हो तो इंडिया का नहीं होगा मेरे भाई, तो जो उसका श्योरिटी बनेगा उसका वो इंडिया का होना चाहिए, वो व्यक्ति जो उसका मतलब आम भाषा में एक बेलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आइए, should the true name and residence of a such person is not be ascertained within the 24 hours from the time of arrest, should we fail to execute the bond, or if so required the furnish sufficient surety, he shall be forward to the nearest magistrate having jurisdiction। सिंपल बात है, बोल रहा है कि मेरे भाई तुम्हारे पास 24 घंटे के अंदर अगर तुम ना सही नाम बताते हो, तो तुम्हारा सही एड्रेस पता चलता है, और पता भी चल जाता है तो तुम्हारे पास कोई बेलर नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने, जिसका जुडिक्शन हो, मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन, जिसका जुडिक्शन हो उसके सामने वो पेश कर देगा, बस सिंपल बोलता है। अब आइए 43 में अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन अ सच अरेस्ट। हम पहले ही बोलते जब बता रहे थे किस कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, तो जब प्राइवेट पर्सन का डिस्कस कर रहे थे तो बता रहे थे कि इसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब वो आ गया है, अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ अ सच अरेस्ट। एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट, जरूरी नहीं है, देखिए एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और काउज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट अ नॉन वेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर अ काउज टू मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर और इन absence of a police officer take such person और cause him to taken in a custody to nearest police officer। देखिए आम भाषा में जब आप कहीं से बिलोंग करते होंगे तो कई बार देखते हैं कि आप सुनते हो कि भाई ये घर में चोरी हो रहा था, ये घर है यहाँ चोरी हो रहा था, थेफ्ट हो रहा था या रॉबरी हो रहा था, तो जो मोहल्ले के लोग थे वो पकड़ लिए, पकड़ के उसे पुलिस के हवाला कर दिया, पुलिस को दे दिए, या फिर कोई पैकेट मार या कोई चोर या फिर कोई क्रिमिनल कोई देखता है तो पुलिस को मतलब जब तक पुलिस नहीं आता जब तक उसे अपने कस्टडी में रखता है और पुलिस आने के बाद उसे दे देता है। तो ये सेक्शन वही बोल रहा है, ये सेक्शन वही बोल रहा है कि एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट कर सकता है, किसको कर सकता है, उसके सामने अगर कोई नॉन अवेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तब, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब क्या होता है, नहीं होता है कि भाई इस इनामी ऑफेंडर, इसके पास इतना इनाम है, या फिर ये पुलिस उसको अरेस्ट करना चाहती है वो मिल नहीं रहा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये लोग जिसे कोर्ट घोषित करता है कि तो उसको विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना डिले किए हुए उन्हें अरेस्ट कर सकता है, फिर पुलिस को वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, फिर उसके कस्टडी में वो दे देगा, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 2 आइए, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम अंडर द प्रोविजन ऑफ अ सेक्शन 41, if there is reason to believe that such person come under the provision of section 41 पुलिस ऑफिसर शैल रीअरेस्ट हिम। देखिए ये जो कंडीशन दिया हुआ है इतना सारा जो पढ़े कि नहीं करेगा, पर इसके बाद अगर कोई कंडीशन जो है वो 41 से मैच करता है, 41 से मैच करता है तो फिर उसे रीअरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आइए तीसरा, इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही रिफ्यूज टू demand of a police officer to give his name and residence or his residence with such officer has reason to believe that to be false, he shall be dealt with under the section 42, but if there is no sufficient reason to believe that he committed any offense, he shall be। वही बोल रहा है कि जैसे पुलिस को लगता है कि पहले जैसे हम वो सेक्शन में पढ़े कि देखिए ये बोल रहा है कि पहले देखिए क्या बोल रहा है, इसमें दो चीज बोल रहा है, if there is a person to believe that he has committed non-cognizable offense and he refused to demand of a police officer, और पुलिस का डिमांड को वो रिफ्यूज करता है, to give his name and residence or give name or residence which such officer has reason to believe to be false, और पुलिस को लगता है कि जो बता रहे हैं वो गलत है, he shall be deal with under the provision of section 42। तो जो सेक्शन 42 हम लोग पढ़े, जो हम लोग 42 में पढ़े थे उसके हिसाब से वो डील करेगा,
बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस ही शैल बी वंस रिलीज। वही बोल रहा है कि अगर उसे फिर लगता है कि नहीं है, कोई तो क्राइम किया नहीं है, कोई ऑफेंस किया नहीं है, तो उसे रिलीज कर देगा। अब आइए 44, आज हम लोग बस 45 तक पढ़ेंगे, 45 के बाद जो आगे का होगा वो करेंगे। तो अभी 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, जो हम बता रहे थे पहले ही, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें लोग 44 तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट व्हेन एनी ऑफिसर इज कमिटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। देखिए दो वर्ग, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने यदि कोई उनके लोकल जुडिक्शन के अंदर कोई ऐसा ऑफेंस करता है, ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन, या तो खुद अरेस्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे पुलिस वाले के जो साथ में रहता है, भाई पुलिस वाले जा और उसे ए नाम के व्यक्ति जो ऑफेंस कर रहा है उसको तू अरेस्ट कर ले। एंड मे थ्रो अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन देयर इन कंटेन ही हैज बेल एंड कमिट ऑफेंस कस्टडी। वही बात है कि जो प्रोविजन के हिसाब से अगर उसका बेल रहेगा तो बेल होगा, नहीं तो कंडीशन वो कस्टडी में जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट पढ़िए। एनी मजिस्ट्रेट विद एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस with the local jurisdiction of any person for those arrest he is competent in the time and circumstances issue a warrant। भाई बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट, कौन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में टाइम ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट के टाइम वो डायरेक्ट कर सकता है विथ हिज लोकल जुडिक्शन, अपने लोकल जुडिक्शन के अंदर, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही हैज कंपेटेंट, जो अरेस्ट करने के लिए कंपेटेंट है एट द टाइम, उस समय, उस सर्कमस्टांसेस पे, तो कि इसके खिलाफ एक वारंट इशू कर दो। बस ये सिंपल बोलता है। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और हम चाह नहीं रहे, तो जितना से जल्दी से कंप्लीट करें, मतलब कंप्लीट करना चाहेंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको 46 के बाद जो भी है इसको 40, 50, 51A 51 तक करेंगे, 51 तक कोशिश रहेगा, 51 तक। चलिए थैंक यू।